हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेशन ऑफ क्लास 12th टॉपिक, जो कि मैं बायट सेवर्ट लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अभी देख रहे होंगे जेई क्वेस्ट के टेलीग्राम चैनल पे ये थिंकिंग बूस्टर क्वेश्चन पोस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे होंगे छोटे छोटे मिस्टेक्स जो आप करते हो उससे उसको जानने का मौका मिल रहा है, उसको दूर करने का मौका आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, मैं अपने चैनल पे आपने देखा भी होगा 11th और 12th के लेक्चर ऑल्टरनेट डे लिया करूंगा और उसको डिटेल में करेंगे। डिटेल का मतलब अगर मान लो कहीं डेरिवेशन रिक्वायर्ड है तो आपने देखा होगा जैसे 11th में अगर सर्कुलर आर्क का डेरिवेशन रिक्वायर्ड है तो उसको मैं बाद में रिकॉर्डेड क्लास में ज़रूर पोस्ट कर दूंगा। बट रेगुलर सीक्वेंस में चूंकि ये जेई 2023 वालों के लिए डेडिकेटेड है तो हम पीएसटी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के थ्रू हम थ्योरी भी रिवाइज करेंगे और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इन्हांस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायट सेवर्ट लॉ। यहाँ पे मैं चैट एक्टिव कर लेता हूँ। गुड आफ्टरनून आलोक, सत्या। ठीक है, तो बायट सेवर्ट लॉ ऑलरेडी आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है मूविंग चार्ज के कारण। तो मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हम अभी अपना कंसंट्रेशन स्टडी टॉपिक जो है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो जनरली बायट सेवर्ट लॉ जो है, आप जो जानते हैं बायट सेवर्ट लॉ क्या होता है। बायट सेवर्ट लॉ में बताया गया कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जो लेंथ है 1/r यानी ये जो डिस्टेंस है, और साइन थीटा के प्रोपोर्शनलिटी होगा। यानी अगर हम इन सब को मर्ज कर लें तो वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशनशिप होता है बायट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, यानी μ0/4π I dl×r/r³। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर हम स्केलर फॉर्म में देखें तो यहाँ पे स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। ये जो करंट एलिमेंट आपने लिया है, जो करंट का डायरेक्शन है और जो इधर जिस डिस्टेंस पे आप आर वेक्टर ले रहे हैं, इनके बीच का एंगल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पोजीशन वेक्टर आप जिस करंट एलिमेंट से वहां से पोजीशन वेक्टर लिया जाता है। तो इसके बेसिस पे हम रिजल्ट डेराइव करते हैं, जो रिजल्ट हमें याद रखना भी जरूरी है। जैसे ये फाइनाइट लेंथ वायर है, दिस इज फाइनाइट लेंथ वायर। फाइनाइट लेंथ वायर के कारण अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड एट दिस टिप, तो ये फाइनाइट लेंथ वायर में करंट आई जा रहा है। इस करंट आई के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यहां पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा। और आप ऑलरेडी जानते हो, पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हुए एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, उसमें क्या किया जाता है, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट लिया जाता है। इसके कारण इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी रिजल्ट को अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अप्लाई करें अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए करें तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अगर आप देखें इधर इंफिनिटी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ए दिया हुआ है, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो बीपी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, क्योंकि अल्फा की भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी एंड बीटा की भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर देखो साइन अल्फा साइन 90, साइन बीटा साइन 90, 1 + 1 2, और यहां से 2 कट जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, μ0I/2πa। राइट, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0I/2π होगा। अब दूसरा बात आपके दिमाग में ये आएगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखें और हाथ को कर्ल कर लें। ये जो कर्ल होगा इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें, अगर हम किसी कर्व एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप ये होता है। यानी अगर हम पूरा सर्कल रहता और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, सी पे BC = μ0I/2r। तो ये जो इस पेज में आपको रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट आपको याद रखना जरूरी है। इसी के बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, सो दैट हमारा एप्लीकेशन इंप्रूव हो सके। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए ये पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, इसमें पूछ रहा है कि एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे, ये सर्किट, ये सर्कुलर वायर है, इसमें रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब पूछ रहा है कि ये जो वायर 1 है और ये वायर 2, वायर 1 क्या हो गया यहां से यहां और वायर 2 हो गया यहां से यहां, इसके कारण नहीं, इन वायर को हटा दो, इन वायर को हटा दो, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू वायर 1 एंड वायर 2। वायर 1 और वायर 2 के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना क्रिएट हो रहा है ये निकालना है। तो अगर आप देखो इसका रेजिस्टेंस लेट से R1 है सॉरी, इसका रेजिस्टेंस R2 है, अगर इसका रेडियस स्मॉल r ले लें, ये रेजिस्टेंस है R1 R2, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां लिख सकते हो करंट इधर I1 है, करंट इधर I2 है, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ऑलरेडी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया दिया हुआ है, रो एल बाय एरिया, ठीक है। तो वायर का तो एरिया सेम रहेगा, यूनिफॉर्म है, तो इसमें बदल क्या रहा है, सिर्फ लेंथ बदल रहा है, लेंथ बदल रहा है, तो इधर θ1 एंगल है, इधर θ2 एंगल है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे I1 और लेंथ यहां पे थोड़ा जुकाम हो रखा है तो यहां पे आप देखो रो बाय ए दोनों तरफ से कट जाएगा, लेंथ यहां क्या होगा r इंटू θ1 और यहां पर क्या हो जाएगा I2 इंटू r इंटू θ2। इसका मतलब है कि आप देखो ये r और ये r भी कट जाएगा, I1 θ1 इक्वल टू I2 θ2 हो जाएगा। दिस इज रिलेशनशिप 1, दिस इज रिलेशनशिप 1। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें B1, अगर हम B1 लिखें तो इसके कारण लिखोगे, देखो B1 वायर 1 कौन सा है, ये वाला वायर है, B1 अगर हम लिखते हैं तो B1 कितना होगा, तो आप देखो B1 कितना हो जाएगा बेटा, B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2r इंटू θ1 अपॉन 2π, ये होगा। अब इसका डायरेक्शन अगर आप देखो, इसका डायरेक्शन अगर राइट हैंड से देखें तो तुम्हारी तरफ होगा, यानी आप क्या कर लें, इसको डॉट कर लें, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी अगर आप इस पे थंब रखो तो ये डायरेक्शन इस तरफ आ गया, तो हमने इसको डॉट ले लिया। सिमिलरली अगर हम B2 लिखें तो B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2r इंटू θ2 अपॉन 2π। अब इसका डायरेक्शन देखा जाए, इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी यहां डायरेक्शन क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो बी नेट इक्वल टू क्या करते हैं, बी नेट इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें, I1 θ1 इक्वल टू I2 θ2, तो I1 θ1 इक्वल टू I2 θ2, तो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, यानी यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहां पर आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां से आपने ये देख लिया कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म सर्किट में, यानी रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है और इस तरह से करंट एंटर कर रहा है और करंट एग्जिट कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जीरो होगा। इसी को आप देखो, अगर आप इसी को यहां पर भी अप्लाई करते तो इस जगह भी मैग्नेटिक फील्ड एट O जीरो आएगा। ये ऑलवेज ट्रू है, किसी भी पॉलीगॉन में अगर करंट एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है तो जो लूप है उस लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सिमिलरली यहां भी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है, करंट अगर एंटर कर रहा है, करंट एग्जिट कर रहा है, तो लूप के कारण, ध्यान रखिएगा मैंने वर्ड यूज किया है लूप के कारण, यानी पॉलीगॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जैसे यहां पर हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि भाई करंट यहां से एंटर कर रहा था और यहां से एग्जिट किया तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो कभी भी कहीं भी रेगुलर पॉलीगॉन में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस पॉलीगॉन के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रख लें ताकि कल को कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप करके भी देख लेना, नहीं यहां पे देखो आप आसानी से देख सकते हो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आप यहां लिख सकते हो। मान लो ये स्क्वायर होता, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये 45 होता है, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45, आप इसका लिख लेते, ठीक है। फिर आप 2 3 4 कर लेना, इसका लिख लेना और सब ऐड करके देखोगे वो जीरो आ जाएगा। आगे चलते हैं।
अब देखिए यहां पे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर। वायर जो है आई करंट ले जा रहा है। तो देखो यहां पे क्लियरली एक्सिस बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोऑर्डिनेट से भी दिख रहा है कि ये इसी तरह से। अब अगर आप देखें तो ये दोनों लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। अब अगर आप यहां पर देखें तो इसके कारण अगर हम इस वायर को नाम दे 1 और इस वायर को नाम दे 2, तो B1 वेक्टर जो है, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखो यहां पर एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर आप देखें तो B1 की वैल्यू इतनी आ गई। और B1 का डायरेक्शन, अब आप देखिए यहां से ये एक्स एक्सिस पे है और आप राइट हैंड थंब इस पे रखोगे तो ये डायरेक्शन किधर हो गया, ये डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये जे कैप की तरफ हो गया। अब अगर आप इसके कारण देखो, 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये भी क्या हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो इसका डायरेक्शन आ गया जे कैप की तरफ और इसके कारण अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये वाला डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा, दैट इज आई कैप की तरह। तो इस तरह से आप यहां पर जे कैप और यहां पर आई कैप लगा देंगे तो इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख के भी ले आया हूं कि देखो पहला B1 जे कैप की तरफ हो गया और दूसरा आई कैप की तरफ हो गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड करेंगे तो मॉडुलस कर लेंगे, मॉडुलस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, यहां ध्यान दीजिए। कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये वायर 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये वायर 2 हो जाएगा। अब अगर आप यहां से देखें B1 का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर आप B1 का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आपको पहले टिप एंगल चाहिए होगा। तो टिप एंगल इधर वाला कितना हो गया बेटा, तो 90 माइनस थीटा, और इधर वाला एंगल कितना हो गया, तो 90 डिग्री, यानी अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा हो गया और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। तो अब इसके अंदर जब आप पुट करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन, अब परपेंडिकुलर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट से इसको y मान लें, तो y अपॉन ए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई y इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90, राइट। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और ये वाला डिस्टेंस हो गया a साइन थीटा और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका अगर डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ, यानी इसको हम डॉट बना लें। ये आ गया B1 का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर हम 2 का देखें तो उसका भी डायरेक्शन हमारी तरफ आ रहा है, यानी राइट हैंड रूल से देखना है, राइट हैंड थंब को रख लो और उस कर्ल कर लो, उससे आपको डायरेक्शन दिख जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, B2 का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई y यानी 4 पाई a साइन थीटा, और अगर हम ये वाला टर्म देखें तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहां भी वैसे ही होगा, ये वाला साइन 90 माइनस थीटा और इधर 90 डिग्री, और इसका डायरेक्शन भी यही होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, दोनों को ऐड कर दोगे, बस ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। ये सॉरी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको और इसको आप ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसी तरह से एक मिलता जुलता और क्वेश्चन हमने लिया यहां पे, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर आप इसको वायर 1 और इसको वायर 2 मानते हो तो वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी
जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर आप यहां से आर वेक्टर लोगे, आई डीएल क्रॉस आर करोगे, चूंकि सेम लाइन पे, डीएल भी सेम लाइन पे, डीएल यहीं पे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पे पीछे लाई करता है। क्लियर है? इसी तरह से वायर वन के कारण अगर हम देखें तो वायर वन के कारण क्या करोगे आप? इसको पहले इधर करोगे, ये ए डिस्टेंस है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, यहां परपेंडिकुलर डाले, ये लेंथ y हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? y। तो साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन ए, यानी y की वैल्यू क्या हो गई? a साइन थीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वायर कहां से शुरू हो रहा है? वायर थीटा एंगल से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है बेटा? कहां तक जा रहा है? 90। यानी यहां पर जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव थीटा से पॉजिटिव 90, ये ध्यान रखिएगा। जब हम यहां पर निकाले थे जब हम यहां पर इंटीग्रेशन किए थे तो माइनस अल्फा टू बीटा इंटीग्रेट हुआ था। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, इस जगह अगर आप देखोगे तो यहां पे प्लस थीटा से इधर होगा। यानी इस जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 लिखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस साइन थीटा, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि चूंकि इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला हमने पहले निकाला था उसके इंटीग्रेशन में माइनस अल्फा था, यहां जब हम करेंगे तो प्लस अल्फा टू प्लस बीटा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप किस कंडीशन में फॉर्मूला लाए हैं उस कंडीशन को रिप्लिकेट करना जरूरी होता है। तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में ये गलती कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अपने नोट कॉपी में भी इस बात को अंडरलाइन कर लोगे। आई होप सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, यहां पे सी पॉइंट है, इन द अरेंजमेंट सोन बिलो। अब इसको 3 सेक्शन में बांटो। यहां तक का सेक्शन 1 सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, ये सेक्शन 2 और यहां से इस तरफ सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन हो गए। अब B1 के कारण मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आप ऑलरेडी जान रहे हो, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यानी सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देख लेंगे, तो बाहर की तरफ है, हम डॉट लगा दें। सिमिलरली B2 की वैल्यू कितनी होगी? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा हो गया पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन पाई कट जाएगा 8r, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। अब राइट हैंड रूल से देख लो भाई, यहीं पे आप ऐसे करोगे तो ये डायरेक्शन भी इधर ही है, तो यानी ये डायरेक्शन भी इधर ही हो गया। ठीक है। सिमिलरली आप B3 की बात करें, B3 का मैग्नीट्यूड भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ये भी क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है, इससे इधर। अब इसका डायरेक्शन देखना है तो राइट हैंड का थंब इधर रखो, तो ये भी डायरेक्शन इधर हो गया, यानी ये भी डॉट हो गया, यानी तीनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे? बी नेट एट सी इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल लोगे, तीनों सेम डायरेक्शन में स्केलर की तरह ऐड कर दे, दैट्स इट। अब अगला देखें, कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी इन द अरेंजमेंट सोन बिलो। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आप यहां तक, ये पोर्शन 1, यहां से यहां तक का पोर्शन 2 और इधर वाला पोर्शन 3। अब पहले B1 के लिए लिखते हैं। B1 के लिए लिखोगे तो B1 कितना होगा बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होगा। डायरेक्शन इसका देखें तो आप इधर देखोगे तो ये बाहर की तरफ डॉट। ठीक है। सिमिलरली B2 अगर देखें, B2 तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू पाई अपॉन 2 पाई, यानी ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। और इसका भी डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आप देखो, इस पे ऐसे राइट थंब रखो तो ये डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, यानी ये डॉट हो गया। सिमिलरली अब इसका थर्ड का भी मैग्नीट्यूड फर्स्ट की तरह ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
और इसका डायरेक्शन, तो इस पे आप थंब रखोगे तो डायरेक्शन वापस से आपकी तरफ आ रहा है, यानी ये डॉट हो जाएगा। यानी इन तीनों को वापस से हम ऐड कर देंगे तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो आगे चलते हैं। किसी को डाउट नहीं? क्लियर है ध्रुव? वेरी गुड। तो देखो मैं लिख के भी ले आया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि छोटा छोटा मिस्टेक ना करें। आप भी एग्जाम के दौरान में ऐसे 1 2 3 लिख के किया करो, 1 2 3 हो जाओ फ्री, एकदम ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे फटाफट मेरे से पहले आप आंसर लिखो, तब तो मजा आए। चैट में आपका आंसर आना चाहिए। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। सी पॉइंट यहां पे है, ठीक है, इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर। तो 1 2 3 हो जाओ फ्री। तो 1 के कारण देखा जाए B1 कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और इसका डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो देखो ये किसके अलोंग रखा हुआ है, जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो नीचे की तरफ, यानी माइनस जे कैप, तो आप यहीं पे वेक्टर लगा दो। सिमिलरली B3 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। B3 का डायरेक्शन किधर, B3 का भी डायरेक्शन सेम, यानी B3 वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर हो गया। ये तो हो गया काम खत्म। B2 निकाल लो। B2 वेक्टर कितना होगा, तो B2 वेक्टर में आप इस तरह से कर्ल करोगे तो माइनस के कैप, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू पाई अपॉन 2 पाई इंटू माइनस के कैप, यानी यहां से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R के कैप माइनस साइन के साथ। अब इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा इस तरह से, राइट। चलो अब ये वाला करते हैं, फटाफट ये वाला करते हैं। शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कलर का इशू हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3 हो जाओ फ्री वापस से। 1 का तो वही हो जाएगा, B1 वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये इधर नीचे की तरफ माइनस जे कैप। B3, यहां देखो B3 का डायरेक्शन अब डिफरेंट होगा। B3 क्या हो गया, Y एक्सिस के पैरेलल। B3 इज Y एक्सिस के पैरेलल। तो जब आप Y एक्सिस के पैरेलल रखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, K कैप हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इधर माइनस K कैप। क्योंकि आप देखो यहां राइट हैंड थंब रूल ऐसे रखोगे, हाथ कर्ल करोगे तो ये अंदर बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन हो गया K कैप। B2 वेक्टर कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4R और माइनस के कैप। बस इन तीनों को ऐड कर दो, यही हो गया आंसर। इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे थे थोड़ा चैट में, हाँ चैट में लिखना प्रॉब्लम है। उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर, जैसे इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते थे कि सर जे कैप के माइनस के कैप, यहीं से क्लियर है। क्योंकि आप मैग्नीट्यूड तो निकाल ही दोगे, फॉर्मूला आपको अब याद हो चुका है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप हमारे साथ हो और हम आपके साथ हैं तो आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो यहां लिख के भी ले आए ताकि मान लो किसी से कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वो देख ले कि भैया गलत नहीं है। ये साफ सुथरा नोट्स बनाने के लिए इस तरह से क्रिटिकल प्रॉब्लम के मैं सॉल्यूशन जरूर डलवा के लाया हूं, ताकि मैं कुछ भी बता दूं उसके बाद साफ सुथरा प्रिंटेड टाइप आपको मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जेईई क्वेस्ट के टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स अपलोड होंगे, तो आपको इसका भी इंतजार रहता है कि नोट्स का प्रिंट मारें और कॉपी में लगा लें। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, यहां ध्यान दीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सी। अरेंजमेंट ऐसा है, ध्यान रखिएगा, यहां करंट कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, इसी में घूम रहा है। मतलब यहीं कहीं बैटरी लगा हुआ होगा, करंट दे रहा है, ठीक है। बैटरी बस दिखाया नहीं, आपको चिंता नहीं करना है कि सर ये करंट आया कहां से, आपने कहां से निकाला, पॉकेट से निकाल के करंट दे दिया। जी नहीं, यहां कहीं बैटरी है, वो करंट दे रहा है। आई करंट जा रहा है, कांस्टेंट करंट जा रहा है। ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए लेंथ का ट्रायंगल है, दिया हुआ है पहले से ही कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ ए, ठीक है। अब देखो ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे, तो ये लेंथ, ये एंगल हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये मान लो y, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू y अपॉन a बाई 2। तो y इक्वल टू a बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कभी भूल जाओ तो sin 30 बाई cos 30 कर लेना पे। तो यहां पे सीधा सीधा आ जाएगा 1 अपॉन a बाई 2, तो ये रहेगा ही। अरे यार ये क्या लिख दिया,
ये a/2 तो आएगा ही आएगा, ये a/2 यहाँ आ गया, और tan 30 की वैल्यू लिख दो। tan 30 की वैल्यू यही बताया, अगर आप भूल जाओ तो sin 30/cos 30 कर देना। sin 30 हाफ होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2 यानी 1/√3, तो a/2√3 ये आ गया यहां से। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखे, मान लो ये वायर 1 है, B1, μ0I/4πa/2√3 इंटू sin 60 प्लस sin 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो तीनों का डायरेक्शन सेम होगा, तीनों का डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यानी बी नेट एट सी जो होगा वो हो जाएगा 3b1। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल में बहुत सारे होंगे, अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा भी दिया हुआ होगा, ऐसे 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 और ऐसे। लेट से यहां पे बोल देगा सी पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आपको अगर आप देखें इस वायर और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जो होगा ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर के कारण होगा। या नहीं तो आप देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि भाई यहां से यहां रखा, ये इस तरह से हटा दिया, यहां पे अगर हम देखें इस तरह से बना देगा, ये करंट ऐसे गया, तो आपसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताएं सेंटर पे। तो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर है, मैं चाहता हूं आप उसको सॉल्व कर ले। इवन आप कोई भी बुक जिसको आप बड़ा बुक समझते हो, जो भी बुक हो आपके पास, यूडोब, क्रोटोब, सबसे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो सके। कहीं कोई डाउट लगे, आप इस वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल कॉन्कर फिजिक्स को आप सब्सक्राइब कर लें। जेई 2023 के कोर्स को मैं कंप्लीट करूंगा, सही से करूंगा, ताकि आपका जेई मेंस एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। तो ऑल द बेस्ट।